नमस्कार, मैं हूं विकास विखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज मैं सेक्टर 7 में पहुंचा हूं और सेक्टर 7 में जो जिस जगह पे हम बैठे हैं उसका मैं आपको सबसे पहले पता बताता हूं। ये सेक्टर 7 की कोठी नंबर 2183 2183 है, जिस पर यहीं के ही कुछ पड़ोसियों ने बड़ी ही आसानी से चतुराई से कब्जा करने का प्रयास किया। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस खबर को जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर हमने कुछ समय पहले छापी थी, जिसके बाद ये मामला पूरी तरह से गर्मा गया था। मामला है करोड़ों रुपए की ठगी का, और ठगी जिससे हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किस व्यक्ति से ठगी हुई है? वो एनआरआई हैं। एनआरआई व्यक्ति हैं जो यहाँ आए थे, आज इस समय इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साथ यहाँ पर उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला अधिवक्ता संतोष यादव और उनके पति सतपाल यादव, और उसके अलावा 2-3 और लोग भी हैं, जिसमें एक सीए है मनीषा, वो भी शामिल है। इन लोगों ने बड़े ही कॉन्फिडेंस में इस बुजुर्ग को लेकर उनके करोड़ों रुपए के कैश के ऊपर हाथ साफ कर दिया, अपने नाम से एफडीआं करा ली, अपने नाम से वहां से पैसे ले लिए। बहुत बड़ी ठगी का मामला है, जिस ठगी को करनाल के ही एक संगठन है युवा बोलेगा मंच ने बड़े जोर शोर से उठाया, और आज इस मामले में काफ़ी सफलता मिलती दिख रही है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही कैथल पुलिस ने आरोपी एडवोकेट जो हैं संतोष यादव को अरेस्ट कर लिया है, और उसके बाद जो अन्य आरोपी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार किए जाने की खबरें मिल रही हैं। पूरा का पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले की जानकारी हम आपकी दिलवाने जा रहे हैं। और बिल्कुल इस खबर के लिए हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, और अब हम इसको लाइव लेके आए हैं, क्योंकि जो एनआरआई हैं उनके कजन ब्रदर हैं और कलवेड़ी गांव से हैं और पूर्व सरपंच रहे हैं सरदार गुरजीत सिंह जी। उनसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, कैसे ठगी हुई। जी। हरभजन सिंह ने 40 साल जी। यूके में, जी। और वहाँ से जो उन्होंने कमाई की वो लाए इंडिया में, और पहले दिल्ली में रहे। दिल्ली उनको अच्छा नहीं लगा, हमारे पास फार्म आते जाते थे, तो उनको करनाल अच्छा लगा। तो करनाल में पहले किराए पर मकान लिया, फिर दूसरे पर गए, फिर आखिर में उन्होंने सोचा कि रहना तो यहीं है, तो ये मकान जहाँ हम बैठे जी बताएं। तो वो करनाल में आए और उन्होंने ये घर खरीदा 2 करोड़ 8 लाख का। और जो बेचने वाला था उन्होंने कहा जी रजिस्ट्री आप बेशक 150 की करा सकते हो, और ऊपर के पैसे के आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस बचा लोगे, मगर वो नहीं माने। उन्होंने कहा मेरे पास तो सिर्फ वाइट पैसा है, और वाइट पैसे से ही मैं पूरे पैसे पर ख़रीदूँगा। वो यहाँ रहने लगे, क्योंकि इतने साल वो और उनकी वाइफ लंदन में रहे थे, इंग्लैंड में रहे थे, तो ना तो उन्होंने नौकर रखा, ना चौकीदार रखा, ना कोई माली रखा, ना कोई धोबी रखा। सब काम ये मियाँ बीवी दोनों करते थे। अचानक उनकी वाइफ की डेथ हो गई। एक बात और बताने वाली है, इनके परिवार में जब किसी की डेथ हो जाए तो कोई रस्म रिवाज नहीं रखते, ये सीधी बॉडी हॉस्पिटल भेज देते हैं फॉर एजुकेशन पर्पसेस, डोनेट कर देते हैं। और यही इन्होंने किया। जिस दिन उनकी वाइफ की डेथ हुई, हम सब यहाँ इकट्ठे आए, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, और वो एम्बुलेंस पर रोहतक मेडिकल कॉलेज बॉडी भेज दी। यही उनके बाकी भाई और वो भी यही करते हैं। उससे पहले हुआ क्या था, जब वो यहाँ के रहने लगे, जो ठगी हुई है वो ये है कि जब ये अकेले रहने लगे तो पड़ोस में संतोष यादव रहती है, इसको इंट्रोड्यूस कराया था मेरा ख्याल है पवनदीप ने, क्योंकि वो दूर का रिश्तेदार है। और संतोष यादव यहाँ 24 घंटे, मैं तो कहूँगा 48 घंटे रहती थी, आती जाती। पड़ोस में जो यहाँ बलवान सिंह रहते हैं या इधर रहते हैं, उन्होंने भी कमेंट किया भाई ये तो रात को 11-12 बजे अकेले आती है जाती है। तो इन्होंने क्या किया, इनको
चूँकि अकेले थे, कभी रोटी भेजो, कभी इनको रोटी पर बुलाओ, जी। कभी दूध भेजो, कभी कुछ करो। हाँ जी। तो इन्होंने क्या किया, हरभजन सिंह राणा ने खुद बोला कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं और एक दो बैंकों में हैं। तो इन्होंने उनको बोला कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं और दो बैंकों में हैं, क्यों नहीं आप अलग अलग बैंकों में जमा करा देते, और हम वकील हैं, जी। संतोष यादव भी, सतपाल यादव भी और पवनदीप भी, हम उन बैंकों के पैनल पर आ जाएंगे और हमारी आमदन बढ़ जाएगी। तो वो बड़े खुशी से, ये नहीं कि उन्होंने को धक्का मारा, नहीं, वो बड़ी खुशी से अलग अलग बैंकों में, 17 बैंकों में 75 FDR बना ली। ओके। और ये FDR बना के सूद इनको आता था, ये साल में 20 लाख रुपया वाइट इनकम टैक्स देते थे, इतनी इनकी आमदन थी। फिर क्या हुआ, मेरा ख्याल लालच ज़्यादा हो गया इन लोगों को। तो एक दफ़ा अश्विनी चोपड़ा आए और अश्विनी चोपड़ा को ये भी मिले थे। उन्होंने कहा जी आप गांव क्यों नहीं कोई अडॉप्ट करते। तो चूँकि इनके 3 रिश्तेदार, प्रोफेसर कल्याणा, अनुरंजन मेरा छोटा भाई और मैं कुलवेड़ी के रहने वाले हैं, इन्होंने कहा हम कुलवेड़ी अडॉप्ट करते हैं। संतोष यादव ये त्रिवेणी का काम और योगा करवाती थी। तो इन्होंने कहा उसको कि अगर आप ये गांव अडॉप्ट कर लो तो मैं आपको 60 लाख रुपया देता हूँ, आप एक NGO बनाओ जिसमें एक मैं हरभजन सिंह राणा होएगा, एक संतोष यादव होएगी और एक उन्होंने मुझे कहा, मुझे संतोष यादव कोई ठीक नहीं है। मैंने कहा जी मेरी वाइफ को रख लो मगर मैं नहीं आऊँगा। तो ये उन्होंने 60 लाख का पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, चूँकि वो एक जब FD कैश होती थी तो उसी का वो इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक 80 लाख का उनको दे दिया। और जिस दिन ये चेक कैश होना था उससे एक रात पहले उनको पता लगा कि जो NGO संतोष यादव ने बनाया है उसमें एक उनका नाम है, एक संतोष यादव का नाम है, एक उनके पति का नाम है। Any two can sign। सतपाल यादव का। सतपाल यादव का पति, सतपाल यादव का। कहने लगे तो इसका मतलब मैं तो ठुन ठुन गोपाल, ये तो गलत हो गया। तो देखो उनकी नीयत कितनी साफ थी। संतोष यादव के घर गए कि जी मैं बैंक जा रहा हूँ, और संतोष यादव नहा रही थी या कुछ कर रही थी, तो ये सीधा बैंक गया, मैनेजर को बोला कि जी मैंने एक चेक दिया आपको 60 लाख का। कहती हाँ जी दिया है, मैंने सेफ डिपॉजिट में रखा है, तो आज वो कैश होना है तो मैं आज भेजूंगी उसको कैश होने। इन्होंने कहा नहीं वो चेक मेरे को दो। इतनी देर में संतोष यादव वो बैंक में पहुंच गई थी और इन्होंने संतोष यादव और बैंक मैनेजर के सामने वो 60 लाख का चेक फाड़ दिया और संतोष को बोला कि जो आपने किया है ठीक नहीं किया। और इससे संतोष यादव को लगा कि जो पैसे वो हड़प करना चाहती थी वो तो अब जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अगले दिन ही, उसी दिन ही इन्होंने अपने दोस्त, जो इनका पुराना दोस्त है, इकट्ठे स्कूल में पढ़े, इकट्ठे कॉलेज में पढ़े, कर्नल सूद जो दिल्ली में रहते हैं, ये उनको टेलीफोन करते हैं कि भाई मैं आपको मिलना चाहता हूँ और अपना फाइनेंस की जो मैनेजमेंट है ना उसको मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बड़े खुशी से आओ, वो तो आते जाते थे। ये बात इन्होंने मेरे ख्याल संतोष को भी कह दी, क्योंकि आदमी का दिल बिल्कुल साफ था। संतोष को कहने पर उसको लगा मैंने तो 28 करोड़ पर नजर रखी थी, ये तो 60 लाख गया थे तो बाकी भी जाएगा। तो उसने इनसे कार मांगी, चूँकि ये कभी आप चलाते थे कभी उसको चलाने देते थे अपनी कार। तो
तो वो कार ले गई। मैंने इनको टेलीफोन किया हुआ था कि जी आज रखड़ी का दिन है और 3 कॉन्वेंट की सिस्टर्स जिनको आप बड़ी दफ़ा हमारे पास मिले हो, वो आपको रखड़ी बांधना चाहती हैं। तो ये बहुत खुश हुए। मैंने कहा जी वो 3 बजे आएंगी, मैं उनको पिकअप करके आपके पास ले आऊँगा और उसके बाद उन्होंने वापस पहुंचना है, चूँकि उनकी कोई फंक्शन है 5 बजे। कहते हैं बिल्कुल ठीक है। मैंने ये भी इनको कह दिया चूँकि आपके पास पैसे नहीं होते तो मैं 500 रुपया दे दूँ, है मेरी जेब में, वो आप उनको दे देना और मैं अपने मैनेजर को भेज रहा हूँ NDRI, वो वहाँ से 2 डब्बे कलाकंद के ले आएगा। मैनेजर और हमको गेट के बाहर मिल गया, 3 सिस्टर और मैं कार में बैठे। 10 बारी टेलीफोन किया, मोबाइल पर भी लैंडलाइन पर कोई जवाब नहीं। तो मैं गाड़ी से बाहर आके देखा कि इनकी तो गाड़ी नहीं है और दोनों गेट बंद हैं। तो मुझे लगा, शक तो हमेशा ही था, मुझे लगा कि संतोष यादव को मैं बात करूं। तो संतोष यादव को मैंने टेलीफोन किया। मैंने संतोष कोई बात, हरभजन सिंह राणा मेरे को कुछ जवाब नहीं दे रहा। मोबाइल भी किया, लैंडलाइन भी किया, घंटी भी की, सो रहे होंगे। आप कैसे आए हो, क्यों आए हो? मैं क्यों आए हो? मेरे साथ 3 सिस्टर्स हैं, वो रखड़ी बांधना चाहती हैं तो इसलिए आए हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। अरे गेट की चाबी, कार आपके पास है, गेट की चाबी आपके पास होगी। हाँ है। तो उन्होंने गेट की चाबी भेज दी अपने नौकर के साथ। नौकर आया, 3 सिस्टर्स, नौकर और मैं अंदर गया। क्योंकि ये दरवाज़ा खुला था, आई मीन जाली वाला बंद था बट अंदर वाला खुला था। अंदर जाके देख के हैरान रह गया। क्यों? हरभजन सिंह राणा अलफ नेकेड ज़मीन पर पड़े थे, उनकी लेटरिन भी निकली हुई थी, पेशाब भी निकला हुआ था। ऐसे लगता था कि जैसे बेहोश पड़े हैं। तो इमीडिएटली मैंने संतोष यादव को टेलीफोन किया कि इनकी हालत तो बहुत ख़राब है, नेकेड पड़े हैं ज़मीन पर। ये तीनों सिस्टर्स ने और नौकर ने उठाकर पलंग पर रखा और मैं आलोक गुप्ता जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको टेलीफोन किया कि आलोक ऐसा मेरा भाई बहुत बीमार है तो आप प्लीज़। वो कहता है जी मैं आऊँगा तो आधा घंटा लगेगा, फिर देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर एम्बुलेंस बुलाएंगे। तो अगर आप कहते हो कि उनकी तबीयत ख़राब है तो क्यों ना मैं एम्बुलेंस भेजूं और आप उसको सीधा ले आओ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इतनी देर में संतोष भी आ गई, पवनदीप भी आ गया, उसका फादर टीनू भी आ गया। तो संतोश ने डॉक्टर पाठक जो बिल्कुल नज़दीक रहते हैं उनको बुलाया। डॉक्टर पाठक ने नब्ज़ देखी, बिल्कुल ठीक, हार्ट बीट देखी, बिल्कुल ठीक। कहते हैं इनको तो स्ट्रोक हुआ है, जो होता है जब आप उनका सांस रोक दो तो ऑक्सीजन नहीं जाती सिर में तो स्ट्रोक हो जाता है। वो कहता है एक साइड पैरालाइज्ड हो गई है। तो चूँकि एम्बुलेंस आ गई थी तो संतोष यादव ने तो बड़ा ज़ोर दिया कि हम इसको पाठक के अस्पताल में ले जाएं क्योंकि नज़दीक है। और मुझे ना संतोष यादव पर यकीन था ना पाठक पर यकीन था। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये जाएंगे तो आलोक के अस्पताल में जाएंगे। और गाड़ी वाले को मैंने बोला क्यों भाई कहाँ से आए हो? कहते जी मुझे तो आलोक ने भेजा है, डॉक्टर आलोक गुप्ता ने भेजा है और मैं वहाँ मुलाजिम हूँ, गाड़ी मैंने किसी की लेके लाया हूँ। मैंने उनको यहाँ लटा दिया एम्बुलेंस में और एम्बुलेंस भेज दी। साथ मैंने संतोष यादव को भी भेज दिया इसलिए क्योंकि मुझे उन पर यकीन नहीं था। चाबी लेके मैंने ताला बंद कर दिया और आप भी पीछे चला गया और पवनदीप भी और टीनू भी वहाँ चले गए। वहाँ MRI हुई, आलोक गुप्ता ने सारा बंदोबस्त किया हुआ था। मेरा सवाल ये है कि जो घटनाक्रम हुआ इसमें टोटल कितने पैसे का इन लोगों ने फटका लगाया राणा जी को, कितना पैसा हड़प गए? अगर राणा जी को जैसे संतोष यादव ने उसी रात
कर्नल सूद को टेलीफोन किया कि जी मैंने तो 5 बजे गाड़ी वापस देनी थी, तब तक तो खंडास हो गया होता। इसका मतलब उसका इंटेंशन था कि ये 5 बजे तक मर जाए तब मैं घर जाऊं। ये गुरदीप सिंह कहाँ से आ गया बीच में, और ये सिस्टर्स कैसे आ गई? वो तो कुछ ना कुछ करामात करके गई थी। अगर अगर ये ना होता तो सारा पैसा तो संतोष यादव, कितना कितना पैसा कितना? 24 लाख, 24 करोड़ 24 करोड़ रुपए तो पूरा का पूरा इन लोगों ने अपने पास। ना काबू कर लिया था। क्यों? क्योंकि एफडीज सब एफडीज में था, और एफडीज यहाँ पड़ी थी विदाउट लॉक, और मनीषा उनको लुक आफ्टर करती थी। ये तो मनीषा की बाद में नीयत बदल गई। उसने तो एफिडेविट दिया है कि 75 एफडीज हैं, 17 बैंकों में हैं और मेरे दराज में पड़ी हैं। और अगले दिन जब वो दराज खोला, कहते यहाँ तो डब्बा ही कोई नहीं है। फिर बोला भी साथ वाला दराज देखो, तो डब्बा तो वहाँ मिल गया, मगर डब्बा खाली था। और संतोष यादव ने और मनीषा ने ये भी कहा कि मैंने खुद 16 तारीख को एफडीज, चेकबुक्स, पासपोर्ट सब कुछ यहाँ रखा है। और संतोष यादव पुलिस को बयान देती है कि मुझे तो 2 महीने पहले उन्होंने सारी चीज़ दी थी, क्योंकि यहाँ एक बारी चोरी। ये मनीषा है कौन? मनीषा का क्या डायनेमिक? सीए, सीए। वो सीए है, यहीं पास में रहती है। जो उनके सारे बिजनेस उसको देखती थी, हैंडल करती थी। और इसमें तकरीबन 24 करोड़ रुपए का मामला था, जिसमें से 14.5 करोड़ रुपए ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो उनकी बेटी थी और उनके इलाज के दौरान उनको दिया गया। जी। तो सिंह साहब, ये जो पूरा मामला एकदम से खुला, आप लोगों ने टेक ओवर कब किया? आपको जब पूरा जो शक था आपका, वो यकीन में कैसे बदला, और एफआईआर किन किन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई? मैं बताऊं, हमें ये तो टाइम ही नहीं मिला कि जी इसको ये करो वो करो। हम तो अपने भाई को बचाने के लिए लगे हुए थे। हमने भाई को आलोक के अस्पताल में भेजा, अगले दिन उनके भाई को बुलाया दिल्ली से, और ये फैसला हुआ कि इनका इलाज यहाँ नहीं दिल्ली में होगा, तो दिल्ली में उनको भेजा गया। उसी रात, जिस रात ये अस्पताल आलोक के में थे, वो डुप्लीकेट चाबियों से उन्होंने सारी एफडी चोरी कर ली, मतलब कि वो की। बिल्कुल एफडीज, पासबुक्स, चेकबुक्स, पासपोर्ट, वो जो मोबाइल पड़ा था जो मैंने पलंग से टेबल पर रखा था, वो भी गायब। और अगले दिन जब वो दिल्ली से उनके भाई आए, तो मनीषा को हमने बुलाया कि निकालो भाई। हाँ जी, वो सब एफडी वहाँ पड़ी है। मनीषा का एफिडेविट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये तो बाद की बात है कि लालच आ गया उसमें, या उसके पति के वो मुकर गई है कि एफडी में मुझे ये एफिडेविट मैंने ज़बरदस्ती लिया है मेरे से। मगर नहीं, मनीषा बिल्कुल साफ थी, साफ है, और उसी ने एफिडेविट अपनी मर्ज़ी से दिया है। ठीक है। और ये जो बात हुई है, अगर वो गुजर जाते तो मामला ख़त्म था। हालांकि देखो, पवनदीप और संतोष यादव ये आईसीयू में गए हैं। ये चेकबुक लेके गई है हॉस्पिटल में चेकबुक लेके दिल गई है। जब वो आईसीयू में प्राइवेट रूम में आए, तो वहाँ गार्ड को दिखा रही है, मैं तो उनकी बेटी की तरह हूँ, मैं तो अंदर जाऊँगी। और मैंने वो गार्ड रखे थे 2 12 वार्ड ड्यूटी पर, वही अपोलो के होम गार्ड उनको कहते हैं, कि अंदर कोई ना जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि ये बड़े ससेप्टेबल है टू एनी इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो गया तो इनको कोई भी नहीं बचा सकता। मगर एक और बड़े मज़ेदार की बात है कि अस्पताल में पवनदीप और मनीषा जा रहे हैं कि जी
हमको ये घर ले जाने दो। और डॉक्टर भाटिया जो वहाँ के न्यूरो सर्जन थे वो मेरे साथ और हम इकट्ठे पढ़ते थे 1948 में, इकट्ठे स्कूल में थे, जानते हैं। और रात को जब ये लेके गए एम्बुलेंस में 19 तारीख को अपोलो हॉस्पिटल, तो इनके नेफ्यू ने 1.5 लाख रुपया जमा कराया। तो रात को 10 बजे मुझे टेलीफोन आया कि जी उनका तो ऑपरेशन अभी होगा, नहीं तो नहीं बचते, तो 2.5 लाख रुपया और जमा कराओ। तो मैं रवि भाटिया ने मेरे को टेलीफोन किया। मैं क्या रवि आप बताओ, मैं करनाल में बैठा हूँ, मैं 2.5 लाख रुपया आपको कैसे दूँ आपको? उसने पता क्या किया, लिख के दे दिया कि अगर 2.5 लाख रुपया कल ना मिला तो मेरी तनख्वाह से काट लेना। कौन डॉक्टर ये करता है? और उन्होंने ऑपरेशन किया। रात को 12 बजे मुझे टेलीफोन आया कि जी वो बच गए हैं और से आईसीयू में चले गए। जब आईसीयू से बाहर आए तो ये दोनों पवनदीप और मनीषा नहीं, संतोष यादव उनको मिलने जा रही हैं और चेकबुक के साथ। मुझे पहले ही शक था, इसीलिए मैंने 24 आवर ड्यूटी गार्ड्स की लगाई और ये गार्ड्स ने उनको रोका, मगर ज़बरदस्ती धक्का मार के जाने लगे। फिर उन्होंने औरों को बुला लिया, मगर ये कोई तरीका है? और पवनदीप तो डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर रवि भाटिया के पास, कि जी इसको मैं घर ले जाता हूँ, उधर देखभाल करेंगे। अरे उनको इंट्रावीनस ये ट्यूब लगी हुई है, उनका इतना बुरा हाल है, आप घर ले जाओगे? सर मेरा सवाल है आपसे, जो ये मुकदमा दर्ज कराया था, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था? 9 लोगों के, क्योंकि जो एफडीज थी वो संतोष यादव के नाम थी, मनीषा के नाम थी, मनीषा के मदर के नाम थी, बैंक मैनेजर के वाइफ के नाम थी, पवनदीप के नाम थी, पवनदीप की माँ के नाम थी, पवनदीप के अधिकारियों के साथ मिलकर वो अपने नाम करवाई थी, उन सब और उनकी सिस्टर के नाम, ये 9 लोगों जी। ये खबर देख रहे हैं आप, बड़ा अपडेट मैं बता रहा हूँ। जो ये एनआई थे, जो एनआरआई बुजुर्ग थे राणा जी, उनकी पूरी संपत्ति को हड़पने के लिए 9 लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है और उन लोगों के नाम इन लोगों ने एफडीज भी कराई हैं। इसमें बैंक का मैनेजर, उसकी धर्मपत्नी, एक सीए, उसके परिवार के लोग, संतोष यादव का पति और इसके अलावा 3 और लोग हैं। ये पूरा का पूरा मामला जब ये युवा बोलेगा मंच ने उठाया तो ये मामला सुर्खियां बना। युवा बोला के मंच के हमारे पास अध्यक्ष हैं जेपी शेखपुरा, उनसे जानना चाहते हैं इस पूरे मामले में कैसे उन्होंने इसको एक अभियान बनाया। जी जेपी। जैसे हमारे को पता लगा कि एक बुजुर्ग जो कल्लवेड़ी गांव में हैं और एडवोकेट जेपी ने हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे न्याय की लड़ाई 4-5 साल से लड़ रहे हैं, उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा। और उनकी जो स्टोरी सुनी, आय हाय आंखों में पानी आ गया। मैं क्यों ना युवा बोलेगा इसमें आवाज़ उठाए, क्योंकि हम लोगों ने 800 के लगभग जो आंदोलन किए हैं सभी सफलताओं के प्राप्त हुई है। और हम लोग इनके फार्म हाउस पर पहुंचे, हमने इनकी कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद हमने अपने सर पर मंडासे मार लिए और हमने पहला आंदोलन किया आईजी ऑफिस के सामने, एक आंदोलन किया कोर्ट में और फिर तीसरा आंदोलन जा करके एसपी कैथल के सामने। ये बैठे हुए हैं हमारे क्रांतिकारी एडवोकेट जेपी जी, जिन्होंने अपने सर का मुंडन करवाया और एसपी साहब बाहर निकल करके आए और एसपी ने कहा ये क्या हो रहा है। हमने कहा सर हमारी बिरादरी के लोगों ने, एडवोकेट्स ने ऐसे ऐसे ठगी का शिकार हमारे एक बुजुर्ग एनआरआई हो गए हैं और हम उनसे आपसे न्याय मांगना चाहते हैं, क्योंकि सिविल लाइन थाने में जो 2-2.5 साल केस चला था करनाल में, वहाँ न्याय नहीं मिला। वहाँ वो लोग मिल चुके थे और यहाँ से फाइल उठ करके आपके पास आई है। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए। और अचानक 3 दिन पहले जब एक अधिवक्ता संतोष यादव को
एकदम पुलिस ने उठाया। हमारे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि एक न्याय मिलने जा रहा है। न्याय क्या मिलने जा रहा है, एक सबक समाज में ये प्रसार होने जा रहा है कि कोई भी पड़ोसी किसी बुजुर्ग की ठग की पैसों की तरफ ध्यान मत दो, उसके गलत पैसों को वसीयत बना करके यूज मत करना सोचो। तो आज ये लड़ाई में हम लोग सफलता प्राप्त हुई है और इस लड़ाई में जो भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो बचे हुए हैं, जो आरोपी इधर उधर घूम रहे हैं, वो इनके पास जो एफडीआं हैं, जो तकिए के नीचे उन्होंने रख रखी है 3.5-4 करोड़ की, वो चुपचाप अपने कागज अपनी एफडीआं ला करके गुरदीप जी के चरणों में रख दे, इनसे माफ़ी मांग ले और जितना पैसा इन लोगों ने खा लिया था वो तो चलो कोर्ट के द्वारा निकलेगा, जो बचा हुआ है वो तो वापस मिल जाए। इसी आस में आज इस कोठी में बैठे हुए आपके सामने हम बातचीत कर रहे हैं। जी, मामला बड़ा संगीन है और ये भी वकील हैं और ठगी करने वाले भी वकील हैं। आप सोच सकते हैं कानून के रखवाले कानून के साथ किस तरह से खेल रहे हैं। और मैं आपको एक एडवोकेट हैं जो जेपी, उनसे मिलवाने जा रहा हूं, जिन्होंने इस अभियान के अंदर अपना मुंडन करा लिया। और वैसे हिंदू संस्कृति के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, मुंडन तब होता है किसी भी परिवार में किसी बड़े व्यक्ति का, जब उनके बुजुर्गों का सिर पे से हाथ उठ जाता है। ये बलिदान है जेपी का। जेपी से जानना चाहेंगे, जेपी आपने जो मुंडन कराया जी, उससे आपकी मुहिम को कितनी सफलता मिली? देखिए, मैं एक एनजीओ से जुड़ा हूँ, वेल एस्टेब्लिश्ड एंड रिमार्केबल एनजीओ, दैट इज़ युवा बोलेगा मंच, हु यूज्ड टू रेज द वॉइसेस अगेंस्ट injustice of the society. Like other movements, we, under the name and style of that NGO, raise the voice against the culprits. And in that lieu, we visited at the premises of the Cathal SSP, where I got bald myself against the culprits. As prior to that inquiry, our NGOs and others were not completely satisfied. Action was not taken against the culprits. और जैसा कि आपने पूछा कि आप कहाँ तक मुहिम, मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि मेरा लोग देश के जवान सीमा पर बलिदान देते हैं, कुर्बानी देते हैं, शहादत देते हैं। मैंने तो एक छोटा सा शहादत कुर्बानी दिया, योगदान दिया। मुझे बड़ी आज खुशी हुई है कि उस मूवमेंट के फलस्वरूप या सरदार गुरदीप सिंह जी ने जो अच्छा स्मार्ट मूवमेंट चलाया था, उनके परिणाम स्वरूप और आप मीडिया भाइयों के द्वारा, विशेषकर सुखिया जी ने, आकर्षण उपल जी ने, रवि भाटिया जी ने हमारे प्रचार प्रसार में बड़ी अहम योगदान निभाया, प्रशासन तक आवाज़ बुलंद की, जिसके चलते परिणाम स्वरूप उनमें से अन्य आरोपियों में से एक आरोपिया पूर्व महिला अधिवक्ता संतोष यादव जी को गिरफ्तार किया गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिमेनिंग एक्यूज भी जल्दी ही धरे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। जी जेपी जी, ये मामला वाकई में बड़ा संगीन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मामले की सबसे पहले करनाल पुलिस जांच कर रही थी। करनाल पुलिस की जांच संदिग्ध होने के बाद हरियाणा पुलिस के मुखिया डीजीपी साहब मनोज यादव जी से पीड़ित लोग मिले और उसके बाद ये पूरे के पूरे मामले की जांच कैथल पुलिस को सौंप दी और कैथल पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए संतोष यादव एडवोकेट को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले के अंदर जो अधिवक्ता हैं, जो इसको न्याय की दृष्टि से कानून की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जितेंद्र राणा अधिवक्ता हैं, जो उनसे जानना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस मामले में। जी जितेंद्र जी, इस केस को देखकर हम सबको ये सबक मिलता है कि हम अपने घर, मोहल्ले, शहर में ऐसे बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, लोग उनके साथ ठगी ना कर सकें। और अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो ऐसे बुज़ुर्गों के साथ कोई इस तरीके से ठगी कर सकता है, उनकी जायदाद हड़प सकता है और आए दिन ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं। जी ये थे जितेंद्र राणा, जिन्होंने बिल्कुल एक अपील भी की है कि करनाल शहर में जो बुजुर्ग लोग रह रहे हैं उनसे ठगी करने के बहुत बड़े मामले हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सेक्टर 7 से अब तक टाइम्स की खास रिपोर्ट। मैं हूं विकास सुखीजा, मेरे साथ है शिव बत्रा और हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें ताकि ये खबर देश के हर व्यक्ति तक पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।